नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। खबर ख़ास में आज एक ऐसा मौजू जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, या यूं कह लें कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिस खबर ने और जिस वाक़े ने लोगों को हैरान कर दिया था, जब दिल्ली लगातार फसादात की जद में थी और दिल्ली में फसादात करीब 4 से 5 दिनों तक लगातार होते रहे और पुलिस का अपना दावा रहा कि उसे लगातार कोशिश करनी पड़ी इसे रोकने के लिए, लेकिन उसमें कई फरीक आ गए। उन फरीकों का अलग अलग दावा रहा। किसने कहा कि पुलिस का जो किरदार है वो सवालिया निशान उस पर लगता है, कुछ ने कहा कि कुछ खास फ़िरक़े के लोग हैं जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं या हवा दे रहे हैं। कुछ का इल्ज़ाम था कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सियासी शह मिली हुई है और वो उस शह पर आकर लोगों के घरों को जला रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली फसादात में जो कुछ हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है कि मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली, जब वहाँ फसादात 3 से 4 दिनों तक होते रहते हैं और उस पर काबू नहीं पाया जा सकता है, तो ये सवाल पैदा होता है कि दारुल हुकूमत दिल्ली में जब ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं तो इससे मुल्क की का जो इंतज़ामिया है, जो नज़्म व नस्क़ है, उस पर एक सवाल खड़े होते हैं। अब चूंकि उसके बाद जांच का सिलसिला जारी है, फसादात की जांच हो रही है, लेकिन सवाल जांच पर उठ रहे हैं। आखिर सवाल ये क्यों उठ रहे हैं? सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फसादात में कोई साजिश थी, इसकी जांच हो रही है, या जांच ही खुद एक साजिश है? ये सवाल उठाया है एक दो नहीं बल्कि कई सामाजिक कारकुनों ने। तो हम आज अगले 22-24 मिनट तक इसी मौजू पर रहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल दिल्ली पुलिस जिस फसादात की जांच में लगी है, उस जांच पर सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं? क्या सवाल उठाने वालों की बातों में सच्चाई है, या फिर जो पुलिस का अपना वर्जन है, पुलिस जिस तरीके से अपना काम कर रही है, हकीकत वहाँ है? सवाल है। इस पर हम अपने कुछ ख़ास मेहमानों से भी जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे गौरव चौहान जो बीजेपी से हैं, वो हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। गौरव चौहान, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम में। और हमारे साथ होंगे सलमान निज़ामी जो कांग्रेस लीडर हैं। हमारी कोशिश है कि कुछ एक और दो लोगों को इस मौजूद से जुड़े जो लोग हैं उसको जोड़ा जाए। फ़िलहाल आप दोनों का बहुत इस्तकबाल करता हूं और मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं जो अभी से इसी हफ्ते 2-4 रोज़ कबल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जाने माने कई सामाजिक कारकुन हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं। योगेंद्र यादव का नाम है, हर्षमंदर हैं, अपूर्वानंद हैं, कंवलजीत कौर हैं। इन सब ने अपने अपने अंदाज में ये बातें रखी थी। तो हम पहले उनके कुछ बयानात को सुनते हैं, फिर हम फ़ौरन आपके पास आ रहे हैं और आपका इस पर रिएक्शन लेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कंवलजीत कौर ने इस मामले पर क्या कहा है, चूँकि वो खुद एक कानून की तालिबा हैं। तो उन्होंने इस पूरे इशू को किस तरह से देखा है और क्या कहना चाहती हैं? That the 70% of those who were left out in Assam NRC were the women, were the people from the poor communities, and they were the hard hit. And it was the students all through the movement who were exerting repeatedly about harmony, who were talking about unity, who were even facing the bullets in Jamia, and they kept on retreating peace and love, while it was the BJP leaders who were clearly inciting violence, who were clearly giving the hate speeches. And I would also like to point out the bail order that the High Court has given in the case of Devangana, which clearly notes that the police has failed to provide any evidence. There is no evidence which can show that these people, our friends who are right now in jail, had incited violence at any point. Rather, it clearly, on the other hand, it is completely clear that all through the movement, it was the students who kept on saying that the movement is to save the constitution of this country. The movement is in defense of all those people who love. The movement is in defense of harmony. और ऐसी कई बातें हैं। थोड़ा सा और इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और सबसे पहले हम सलमान निज़ामी साहब आप से भी चाहेंगे थोड़ा सा भी सुने, फिर आपके पास आऊँगा और यही हमारी गुजारिश गौरव चौहान से भी है। खुर्रम, मैं आपके पास आ रहा हूँ जो हमारे नुमाइंदे हैं। खुर्रम, जिस तरह से पुलिस की जांच या तहकीकात चल रही है और अभी 2-4 रोज़ कबल ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी और कई उनमें शामिल थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयानात को हम सुनाएंगे और कई इसको लेकर रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं।
एक किताब भी इसको लेकर लिखी गई है। खुर्रम, मैं ये जानना चाहता हूं इन शॉर्ट कि क्या क्या इवेंट्स दिल्ली फसादात से लेकर अब तक रहे हैं जो इस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आखिरकार तलाश इंसाफ की है। खुर्रम, तीन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हम कह सकते हैं वो सामने आई है। एक दिल्ली अथलेटिक कमीशन के जरिए से एक रिपोर्ट आई थी, उसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है। ये दो तरह जी सारी FIR दर्ज नहीं की गई, और इसी के साथ साथ कई तरह के सवाल हैं, खासतौर से दिल्ली पुलिस के किरदार को लेकर सवाल हैं। और ये कहा गया कि इस फसाद की जांच जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो दिल्ली पुलिस के अलावा जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, जी देखिए एक दूसरी रिपोर्ट है जिसका नाम रखा गया डेली राइट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी के नाम से, और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि एक माहौल खड़ा किया गया और उसमें अर्बन नक्सल, जिहादी, ये तमाम की जो थ्योरी है वो दिखाई देती है। लेकिन ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के किरदार को लेकर के पूरी तरह से मोश है। तो दो तरह की रिपोर्ट हैं, दोनों एक दूसरे से मुतजाद हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इन रिपोर्ट के आने से यही खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली है, किन लोगों ने कराया, कैसे हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, जिम्मेदार हैं, किसकी लापरवाही हुई, और तासीरीन है उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। तो विशाल, ये तीन रिपोर्ट अब तक आई है और जी मैं खुर्रम फिर से आपके पास आऊंगा। अब तक 3 रिपोर्ट्स आई हैं। खुर्रम कह रहे हैं कांग्रेस की अपनी एक टीम ने भी दौरा किया था, रिपोर्ट्स तैयार की थी। माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली, उसने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी और एक किताब भी लिखी गई थी इस पर, अनटोल्ड स्टोरी दिल्ली राइट्स 2020 के नाम से। तो ये कुछ इश्यूज सामने हैं और हर एक रिपोर्ट में एक अलग अलग तरह की बात सामने आ रही थी। उस पर अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सीधा रुख करूंगा गौरव चौहान साहब का। गौरव चौहान साहब, दिल्ली में जो कुछ हुआ, जाहिर सी बात है कि मुल्क की दारुल हुकूमत या मुल्क की कैपिटल में जब ऐसा होता है तो उसकी इमेज जो है वो दूसरे मुल्कों में भी सही नहीं बनती। लेकिन उसके बाद जो जांच पर सवाल उठ रहे हैं उसमें यही बात की जा रही है कि जांच के दायरे में या जांच करते करते दरअसल एंटी CAA जो प्रोटेस्टर्स थे या जो एक्टिविस्ट थे उनको ग्रिल किया जा रहा है। आपका इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को ही बड़ा करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि जैसे अगर देश की राजधानी में ऐसे दंगे होते हैं तो देश की छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नहीं जाती है, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान आना था, उससे ठीक 3 दिन पहले ये सब हुआ। मैं देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ये रिपोर्ट कह रहे हैं कि अलग आई है और उसके बाद ये कहते हैं दिल्ली पुलिस इसमें कुछ परिपक्वता नहीं दिखा रही है। देखिए, ये वही लोग हैं, जांच अपने तरीके से हो रही है, चलेगी, निसंदेह उन लोगों का चेहरा भी सामने आएगा जो इसके पीछे से बैठे थे। मास्टरमाइंड जो ताहिर हुसैन था, उसको वो काफी समय से कस्टडी में है और वो जितनी जल्दी चीजें उगले उतना ज्यादा अच्छा है। अब आपको बताते जो 3 रिपोर्ट की बात हो रही है, देखिए ये रिपोर्ट को इन्होंने एक तरह से प्रोपेगेट करके इन्होंने बताया है। तीनों रिपोर्ट एक ही चीज कहती है कि दिल्ली में दंगे हुए। हाँ, इन्होंने जो जिहादी जैसा वर्ड यूज किया, इन लोगों ने ही जिहाद फैलाने की दिल्ली में कोशिश की थी। इनके पीछे राजनीतिक स्तर पर लोग बैठे थे, दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की, दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। एंटी CAA जो प्रोटेस्टर्स थे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, एक कानून जो देश की संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है, पास हो चुका है, उसको लागू करने में इन लोगों को क्या समस्या हो रही है? अगर कोई एक व्यक्ति आकर बता दे उससे किसी की नागरिकता जा रही है, तो माननीय गृह मंत्री जो देश के हैं अमित शाह जी ने कहा था कि अगर कोई समस्या है तो मेरे पास एक कर आइए, ये 500 लोगों की टीम लेकर उनके निवास की तरफ निकल पड़े। ये लोग वाकई में जिहाद की तरफ जा रहे थे, ये लोग वाकई में देश का माहौल खराब करना चाह रहे थे। दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने अपनी परिपक्वता निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए इन लोगों को रोका, खदेड़ा, इन लोगों को जेल में डाला, इनका मास्टरमाइंड पकड़ा गया, इन्होंने देश को बर्बाद करने की कसम खाई थी। बिल्कुल, मैं आपकी जो बातें हैं वो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दरअसल दो चीजें हैं। मैं बार बार इसको ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली में जो फसादात हुए और जो एंटी सीए, एनआरसी, एनपीआर जो मूवमेंट था वो सिर्फ दिल्ली में नहीं था, बल्कि वो मूवमेंट पूरे मुल्क में था। लेकिन क्या इसका कनेक्शन वाकई है या नहीं है, इस पर रिपोर्ट्स जो आई हैं वो अलग अलग हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं इस पर एक रिएक्शन लेता हूं सलमान निजामी साहब से, जो कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं। सलमान निजामी साहब, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं खुद दिल्ली के दंगों के बाद वहां मैंने विजिट किया और मैंने वीडियोस के जानकारी मीडिया के साथ में ब्रीफिंग हुई और ये अभी इल्जाम लगा रहे थे कि वहां जिहाद वगैरह जो ये इनका एजेंडा है, जिस तरीके से ये सत्ता को हासिल करने के लिए भाजपा के नेता जो हैं वो एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने कहा डॉक्टर कफील खान को, जब उसने रिहा किया 8 महीने के बाद, कोर्ट ने कहा कि इसको बलि का बकरा बनाया गया, इसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं हुआ जो कहे कि इसने जिहाद फैलाया हो, जो कहे कि इसने जो है दंगे फैलाए हो। जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ऑन रिकॉर्ड कपिल मिश्रा के और जो एमओएस फाइनेंस हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, मैं वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जो लोग वहां घुसे, जो एक लड़की गुंजन वहां घुसी और लड़का रिवॉल्वर लेके घुसा। और दूसरी बात यह है कि ये बार बार कहते हैं कि ये जिहाद फैला रहे थे। अगर हम जिहाद फैला रहे थे फिर क्यों अमित शाह जी को बोलना पड़ा कि हम एनआरसी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे देश में? क्यों उनको स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ी? अगर जिहादियों का उन्होंने सुन लिया, दैट मीन्स कि अगर उनको मजबूरन कहना पड़ा, आज क्यों नहीं एनआरसी पे बात होती है, आज क्यों नहीं सीए पे बात होती है? क्योंकि वो इलेक्शन प्रोपोगंडा था। उस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए पूरे देश में माहौल बनाया गया, एक खास कम्युनिटी, मैं बोलूं मुसलमानों के खिलाफ। आज आप देखिए देश के क्या माहौल है। डॉक्टर कफील आज जो है फ्री है। 8 महीने एक शख्स को जेल में रखा, उसको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उसको टॉर्चर किया। किस लिए? कुछ भी नहीं था। 8 महीने के बाद वो बेकसूर साबित हुआ। और इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने जो विच हंटिंग, जैसे आज रिया के साथ हो रहा है, कंगना को सिक्योरिटी मिल रही है और जो लड़की जो है जिसको इतनी बेइज्जती हो रही है, एक रिटायर्ड, ठीक है, अभी हम उससे मौजूद से थोड़ा हटना बिल्कुल नहीं चाहते। आप सब हमारे साथ बने रहे। मैं फिर से आपको सुनाता हूं कि उमर खालिद ने, जो खुद एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उन पर केसेस भी, इस तरह के इल्जामात भी आए हैं, उमर खालिद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, उनको भी सुनते हैं जरा, फिर हम रिएक्शन लेंगे शुएब जमील साहब का। उमर खालिद को सुनते हैं। एफआईआर के ऊपर आज ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वो एफआईआर 6 मार्च को फाइल हुई थी। मतलब ट्वीट पहले आया, स्क्रिप्ट पहले आई और उसके बाद वही चीज एफआईआर में, स्पेशल सेल में या क्राइम ब्रांच में जहां भी एफआईआर हुई थी दिल्ली पुलिस को, एक गोपनीय इन्फॉर्मर, सीक्रेट इन्फॉर्मर के इंफॉर्मेशन के आधार पे वो एफआईआर फाइल करी गई। तो मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कौन थे? ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कहीं अमित मालविया ही तो नहीं थे? ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कहीं बीजेपी आईटी सेल के लोग ही तो नहीं थे? क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो 6 मार्च को दिल्ली पुलिस के पास आई थी, वो 3 मार्च को बीजेपी का आईटी सेल और मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से चला रहा था। तो क्रोनोलॉजी की बात होती है और क्रोनोलॉजी की बात हमारे गृह मंत्री करते थे एनआरसी सीए से पहले। एक क्रोनोलॉजी, जैसे कंवलप्रीत ने भी बोला, एक क्रोनोलॉजी इस पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन की भी क्रोनोलॉजी है, जहां पॉलिटिकल मास्टर्स इस बात को पहले बोल दिए। इस पे संसद पे बाकायदा बात हुई जब इन्वेस्टिगेशन ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था, जहां कुछ नाम पहले से ले लिए गए और बोला इन लोगों ने भी आह्वान किया था और इन लोगों की वजह से हिंसा हुई है, गृह मंत्री द्वारा और सांसद। और लगे आज सुनते हैं योगेंद्र यादव को भी, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हैं और वो सवाल किन बुनियादों पर उठाए उनको जानना जरूरी है। ये सुनते हैं योगेंद्र यादव को। पुलिस किसी षड्यंत्र की जांच कर रही है या कि जांच अपने आप में षड्यंत्र है? इज द दिल्ली पुलिस इंक्वायरिंग इनटू ए कॉन्स्पिरेसी और इज द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ ए कॉन्स्पिरेसी? दैट इज द बिग क्वेश्चन वी आर रेजिंग टुडे। 1 मई को मैंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, यही कहते हुए, श्रीवास्तव जी तब तक कमिश्नर बन गए थे,
मैंने यही कहते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि ये जिस तरह से चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये तो अपने आप में कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। और अब जबकि सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें कुछ कुछ पता लग गया, इतने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, हर रोज किसी ना किसी से पूछा जा रहा है, चीजें लीक की जा रही हैं, जैसा उमर ने कहा कि जो शिकार थे उनको आरोपी बनाया जा रहा है। ये तो 1984 में भी नहीं हुआ था। और जो आंदोलन उससे पहले देश ने जो सबसे शांति प्रिय लोकतांत्रिक आंदोलन देखे हैं अपने इतिहास में, इतनी महिलाएं जिस आंदोलन में आई, तिरंगा उठा के, संविधान को हाथ में लेके, अंबेडकर और गांधी की तस्वीर को लेके जनगण मन गाते हुए, उस आंदोलन को अब हिंसा का स्रोत बताया जा रहा है। तो हम सुन रहे थे जो 2-4 रोज कबल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें योगेंद्र यादव ने क्या कहा, उमर खालिद ने कैसे सवाल उठाया है। सवाल ये लोग वही उठा रहे हैं बार बार कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो बोर्डस ऑपरेंडी है, जो तरीक़ाकार है, उससे ये सवाल बन रहा है कि ये जांच जो है वो साजिश का पर्दाफाश करने के लिए है या फिर ये जांच अपने आप में ही एक साजिश है। बहरहाल किन बुनियादों पर यह सवाल है। शुएब जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। शुएब जमील साहब, ये सवालात आखिर क्यों उठ रहे हैं कि ये जांच जो है वो खुद अपने आप में एक साजिश है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? देखिए, मैं समझता हूं कि चूंकि हम लोग शाहीन बाग आंदोलन 103 दिनों तक करते रहे जी। और मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का सह संयोजक होने के नाते आधिकारिक तौर पर ये बोल सकता हूं कि हमारा आंदोलन इतिहास, भारत के आजाद इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे बेहतरीन आंदोलन था। उस आंदोलन का ही असर था जिसके बाद पार्लियामेंट में सरकार को कहना पड़ा कि हम एनआरसी नहीं ला रहे। इस आंदोलन का ही असर है कि आज से कुछ दिन पहले 20 अगस्त का जो है आप डिसीजन देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 21 अगस्त की, जिसमें यह बताया जाता है कि जो एनपीआर पर हमारी मांग थी कि जो तमाम जो सवालात जो एनआरसी से ड्रिवन थे उसको हटाए जाए, 2010 के फॉर्मेट पर एनपीआर होगा। सरकार ने दोबारा से उसको रीइंस्टॉल करके जो है एनपीआर पुराने फॉर्मेट पर ला दिया। तो अगर हमारा आंदोलन इतना देश विरोधी था तो सरकार ने इस मांगों को क्यों पूरा किया, पहला सवाल। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब तबलीग जमात पर फैसला दिया था, लैंडमार्क जजमेंट था, तो उन्होंने एक बात और कही कि चूंकि एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट देशव्यापी लेवल पर बहुत जबरदस्त चल रहा था, एक खास कम्युनिटी बहुत ज्यादा इसमें भाग ले रही थी, उस कम्युनिटी को डराने के लिए, धमकाने के लिए और चुप कराने के लिए तबलीगी जमात को मोहरा बनाया गया और उनको इस तरीके से बलि का बकरा बनाया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, हमारी नहीं थी। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जिस तरीके से हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को जामिया में हो और शाहीन बाग से हमारे कुछ लोगों को उठाया फिर बाद में छोड़ दिया, लेकिन यूपीए जिन पे लगाया गया है हमारे जामिया के कुछ एक्टिविस्ट पर, मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील खान का जो मामला है वो रेफरेंस पॉइंट है। आपने देखा कि हाई कोर्ट ने कैसे कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि भाई वो तो नेशनल इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार कह रही थी कि वो देश तोड़ने की बात कर रहे थे, बिना मतलब का एनएसए लगाया। मैं इसको रेफरेंस मानते हुए क्यों ना कहूं कि उसी तरीके से एक खास कम्युनिटी के खिलाफ दुर्भावना के बुनियाद पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है यूएपीए लगाया। चौथी बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूं कि किताबें किसने लिखी या क्या किसने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली सरकार की ऑफिशियल एक रिपोर्ट जो कि दिल्ली विधानसभा के थ्रू हुई और विधानसभा में पेश होती है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली दंगों में बीजेपी के लोकल कॉर्पोरेटर और पूर्व बीजेपी के एमएलए का हाथ था। मैं हमेशा से मानता हूं कि चूंकि शाहीन बाग आंदोलन हमारा बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, लोग इस आंदोलन को खराब करने के लिए दिल्ली दंगा करवाया ताकि हमारा आंदोलन बदनाम हो। मुझे बताइए ना कि जिन्होंने घर जलाए 435, मैं तो उन इलाकों में लगातार काम कर रहा हूं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। टायर मार्केट में जो 238 दुकानें जला दी, जो 36 लोग मारे गए इस कम्युनिटी के, वो किसने मारा? क्या ये आतंकवादी मानसिकता नहीं थी? ये सही कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि ये साजिश थी, लेकिन साजिश करने वाले कपिल मिश्रा को कब पकड़ा जाएगा? रागिनी तिवारी, मैं ये सवाल करना चाहूंगा गौरव चौहान से भी। गौरव चौहान हमारा अगर आवाज हमारे सुन पा रहे हो, लगता है गौरव चौहान हमारे साथ अभी नहीं है।
लेकिन ये सवाल काफी है। मैं सलमान निजामी साहब है हमारे साथ। सलमान साहब, देखिए दो बातें हैं। अभी जो शोएब जमील बता रहे हैं तफसील, रेफरेंस बहुत सारे सामने उन्होंने रखे हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जो सामने आई हैं जिसमें देखा गया कि बिल्कुल जो हथियार लहराते हुए कोई आगे बढ़ रहा है, उसका नाम कभी कोई और भी रहा, जिसने जामिया पर किया या जिसने कई और जगहों पर किया। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि इसमें शमूलियत सिर्फ एक ही फिरके से रही हो, बल्कि दोनों तरफ से हो, कम या ज्यादा अलग बात है? सलमान साहब, देखिए, मैं यही कहूंगा कि कातिल भी वही, मुनसिफ भी वही। मैं इंसाफ मांगूं तो किससे मांगूं? ये देश में माहौल जो बना गया है भाजपा सरकार के द्वारा, चाहे कश्मीर में देखिए आप 370 हटाने के बाद कई नौजवानों को जेलों में भरा गया, अभी भी वो जेलों में है। और जब सीए एनआरसी का ये मामला आया उस वक्त पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट हुए, देश के तिरंगे को थामा उन महिलाओं ने जो शाहीन बाग में थी, चाहे जामिया में देखिए आप, और कोई भी वायलेंस नहीं हुआ। और ये खुद दिल्ली पुलिस ने कहा कि जामिया का कोई भी बच्चा किसी भी वायलेंस में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी अभी कई बच्चे जो हैं जेलों में हैं। तो ये लोगों के ध्यान को हटाने के लिए भाजपा जो है एक तबके को खुश रखना चाहती है, जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं देश में, कि मुसलमानों को, जो कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो। मैंने देखा जैसे डॉक्टर कफील खान 8 महीने जेल में रखा और 8 महीने में उसका कोई भी कसूर साबित नहीं हुआ कि उसने कोई वायलेंस में उसकी शमूलियत हुई हो। या सफूरा जरगर को कितनी गालियां दी गई, एक प्रेग्नेंट लड़की थी, बच्ची थी, हमारे जम्मू कश्मीर की थी, और उसको कितनी गंदी ट्रोलिंग हुई उसकी, और फिर उसको बेल मिल गई और कहा कि कोई सबूत सामने नहीं आया है। तो मुझे लगता है एक कानून बनना चाहिए देश में कि ये जो बेकसूर मुसलमान हो चाहे कोई और हो, उसको जेलों में भरा जाता है और फिर 8 महीने वो जेल में रहने के बाद बाहर निकलता है और कोई सबूत उसके खिलाफ पेश नहीं होता, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, कानून बनना चाहिए। ये पूरे देश में एक ट्रेंड बन चुका है कि सरकार के खिलाफ जो बोले उसको जेल में भरो, चाहे वो कसूरवार है या नहीं है। जो सरकार का विरोध करेगा उसको जेल में भरो। लेकिन ये नाइंसाफी है, ये नहीं दुनिया, एक जमहूरी मुल्क में ये ऐसा नहीं चलता। हमारा देश एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी जमहूरियत में यकीन रखता है, लेकिन उस मुल्क में ऐसा हो रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ हो उसको जेल में डाल दो। ये एक नया एक ट्रेंड बन चुका है। जो बेकसूर तो लोग, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि दिल्ली दंगों या दिल्ली फसादात के जांच के नाम पर उन लोगों पर क्यों जो है शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने पीसफुली एंटी सीए प्रोटेस्ट में जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की। शोएब जमील कुछ इशारा कर रहे हैं। शोएब, मैं आपको सुनना चाहता हूं, लेकिन बहुत मुख्तसर। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि वाकई एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को ही पुलिस परेशान कर रही है? कितने ऐसे मामले आए होंगे अरेस्टिंग के? शोएब, देखिए, जांच जो है साजिश की नहीं हो रही है, बल्कि जांच में ही साजिश हो रही है, ये मेरा कहना है। दूसरी बात ये है कि आप ताहिर हुसैन का नाम बार बार लोग रहते हैं। अभी एक आरटीआई से रिवोल्यूशन हुआ है। आरटीआई में सवाल पूछा गया था कि क्या ताहिर हुसैन ने अपना जुर्म कबूल किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीआरपीसी 164 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ताहिर हुसैन ने कोई भी बात कबूल नहीं की कि मैं दंगों में शामिल हूं या मैंने दंगा कराया। लेकिन आप देखिए मीडिया ने कैसे इस बात को झूठ चलाया कि ताहिर हुसैन ही मास्टरमाइंड है और ताहिर हुसैन ने यह बात जुर्म कबूल कर लिया। तो इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया। इवन की एफआईआर जो दर्ज हुई, जिसमें चार्जशीट जो दाखिल हुए हैं, उसमें एक कट्टर ग्रुप, व्हाट्सएप का जो है कट्टर हिंदू नाम का एक ग्रुप, जिसमें 124 लोग शामिल थे और उन्होंने प्लान बनाया कि हमको कैसे मुसलमानों के बस्तियां जलानी है, कैसे रेप करना है, तमाम लोग उसका चार्जशीट में दाखिल है। आप ये बताइए, मैं जानता हूं कि लगभग 638 लोग बहुसंख्यक समाज से यानी मेजोरिटी कम्युनिटी से भी गिरफ्तार हुए, लेकिन आरएसएस गौरव चौहान जुड़ चुके हमारे साथ। गौरव, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा जो बाकी मेहमान भी उठा रहे थे कि ठीक है ये सारी चीजें हुई, आपने भी ये बातें कही कि कई नाम आपने भी गिनाए, लेकिन यहां पर अभी ये सवाल बहस में उठा कि आखिर वो नाम कहां चले गए, कपिल मिश्रा या दूसरे और नाम, परवेश शर्मा, जिन्होंने भी ऐसी बातें कही थी जिससे लोग उत्तेजित हो जाते हैं, भड़काऊ भाषण होता है। इसके बारे में बातें कोर्ट पे भी हुई थी। गौरव,
देखिए विशाल भाई, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी कांग्रेस का जो पक्ष रख रहे हैं उन्होंने ऐसी बात कही थी, कपिल मिश्रा जी का नाम लिया था उन्होंने, MOS फाइनेंस अनुराग ठाकुर जी उनका नाम लिया था। आप मुझे बताइए कपिल मिश्रा जी ने ऐसी कौन सी बात कही, मैं अपने कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बात कही जिससे उनको लगा कि एक स्पेशल एक पर्टिकुलर समुदाय, या अगर आपने नाम लिया तो मैं भी कहता हूं जिससे कि हमारे मुसलमान भाई उत्तेजित हो जाएंगे। बस पे उन्हीं नहीं बात उनकी उत्तेजित होने की रही है, मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। सलमान निजामी साहब काउंटर कीजिए, इनका जवाब दीजिए आप इनको, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब देने चौहान। पुलिस के सामने कहा है कि अगर आप नहीं हटेंगे तो मैं खुद निपट लूंगा। और कपिल मिश्रा कहा कि अगर क्या कहा है, यहाँ से नहीं उठाया फिर हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। धमकी दी पुलिस को और प्रोवोक किया। ये प्रोवोकेशन में आता है। अगर आपने कानून आपको मालूम है, ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट में कंसिडर किया जाता है कि आप पब्लिक एड्रेस में प्रोवोक कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं ये अगर कि इनको नहीं हटाया तो हम फिर तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम दंगा शुरू करेंगे। Whether if it is a provocation, then there a commissioner of police was standing next to him. If it is a provocation, then a commissioner. Listen, brother. If it is a provocation, then a police commissioner was standing next to him. कमाल कर रहे हैं आप। प्रोवोकेशन नहीं है तो क्या है? ठीक है, मैं ये सवाल जो गौरव चौहान का था उसका जवाब हमने सुना, गौरव चौहान का सवाल सुना। आप मुझे बताइए देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? सवाल तो पुलिस पे ही उठाया जा रहा है कि पुलिस जो आप मुझे बताइए ना, देश के गद्दारों के साथ आप क्या करेंगे? माला पहनाएंगे उनको? नहीं, सवाल पुलिस पर उठाया जा रहा है, ये ठीक है। मैं जाते जाते हर्षमंदर साहब ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर्षमंदर उम्रदराज हैं, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, शाहीन बाग प्लीज जरा सुना जाए इनको। हर्षमंदर, ये आपकी गलती है जी। गद्दार देश में एक अहिंसक आंदोलन इस तरह का चला जो जिसे आज़ाद हिंदुस्तान ने अब तक देखा नहीं, और जिसका एट द सेंटर ऑफ इट वाज द आइडिया ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कास्ट्स, फॉर द अपहोल्डिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और मुझे लगता है कि ये एक वैचारिक, इट्स एन आइडियोलॉजिकल बैटल दैट इज बीइंग फॉट बाय द ruling establishment and significant segments of the people of India. So I do believe that this, what happened in those 100 days, whatever the government might try to crush. तो बहुत शुक्रिया गौरव चौहान हमारे साथ जुड़े रहे, सलमान निजामी, शोएब जमील और खुर्रम। आप लोगों का वक्त की थोड़ी कमी रह गई, गौरव आपके सवाल का जवाब मुमकिन हुआ तो मैं लेने की कोशिश की। आदाब।